मैं राहुल रमन एक बार फिर नए टॉपिक लेकर आया हूं रमन हब पर। आज का अपना जो टॉपिक है वो है न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड। ये जो न्यूक्लिक अम्ल है ये 11th की बायो में भी है और 12th की केमिस्ट्री में भी। बड़ा ही रोचक इंटरेस्टिंग जो है ये टॉपिक है। तो न्यूक्लिक अम्ल वो क्या है? तो न्यूक्लिक अम्ल जो है प्रोटीन के समान जो है ये बड़े अणु होते हैं जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। ये जो अपने न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये कोशिका द्रव्य में भी पाए जाते हैं, थोड़ी बहुत मात्रा में जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं और मेनली जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं केंद्रक में। ठीक है, वो जो केंद्रक होता है हम उसे इंग्लिश में जो है न्यूक्लियस कहते हैं। अब न्यूक्लियस में सबसे ज्यादा होते हैं इसलिए हम इसे जो है न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, मतलब न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, ये जो न्यूक्लिक अम्ल होता है ये सबसे पहले खोजा गया था पस सेल्स में। ठीक है, मतलब मवाद कोशिका। ठीक, अब ये जो अपने न्यूक्लिक अम्ल होते हैं ये होते हैं दो प्रकार के, मतलब 2 टाइप। कौन कौन से? तो फर्स्ट तो है अपना डीएनए और सेकंड है अपना आरएनए। अपना जो डीएनए है इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड और जो आरएनए है इसका फुल फॉर्म है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए होता है ये जंतुओं में पाया जाता है आनुवांशिक पदार्थ के रूप में और जो आरएनए होता है ये विषाणु यानी वायरस और जो है पादप प्लांट्स में जो है पाया जाता है, किसके? आनुवांशिक पदार्थ के रूप में। ठीक, अब अपना जो अगला टॉपिक है वो अभी शायद आपको समझ ना आए बट थोड़ी देर बाद जो है आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। वो है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या है। तो मैं आपका कंफ्यूजन यही दूर कर देता हूं। ये जो डीएनए होता है ये डबल हेलिक्स होता है, मतलब ये इस टाइप का कुछ होता है, इसमें ये एक हेलिक्स दो हेलिक्स, डबल हेलिक्स वाला होता है। ठीक है, और ये जो अपना आरएनए होता है ये सिंगल हेलिक्स वाला होता है। ठीक, अब ये जो हेलिक्स होते हैं मतलब ये सूत्र जो होते हैं इनके ये होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अब पॉली मतलब बहुत सारे और उन पॉली में से यदि अपन एक को निकाल ले तो पॉली हट गया, बचा क्या? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बच गया ना। अब जो न्यूक्लियोटाइड है वो अपना जो है मिलकर बना होता है किस किस से? नाइट्रोजन क्षार, फास्फेट और शुगर से। मतलब अब हम टॉपिक लेते हैं क्या? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड अपना टॉपिक है। ठीक, अब ये न्यूक्लियोटाइड होता है ये क्या होता है? तो हमने पढ़ा है कि ये जो सूत्र होते हैं ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। एक सूत्र पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, यहाँ पर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है। ठीक है, अब हम लेते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब बहुत सारे और इनमें से एक ले लिया न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड किस किस से मिलकर बना होता है? तो न्यूक्लियोटाइड में होता है अपना एक तो नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार हो गया भैया। दूसरा है अपना इसी में शुगर मतलब शर्करा और तीसरा है इसमें अपना फास्फेट। ठीक, 3 चीजों से मिलकर बना होता है। किस किस से? नाइट्रोजन क्षार, शुगर यानी शर्करा और फास्फेट। 3 चीजों से मिल गया। तो इन 3 चीजों से जो है न्यूक्लियोटाइड का एक अणु बनता है। कितना अणु? एक अणु। ये हो गया कंप्लीट। ठीक, अब आता है अब आता है अपना न्यूक्लियोसाइड। ये क्या था? न्यूक्लियोटाइड। और अब आ गया अपना न्यूक्लियोसाइड। ठीक, अब न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? तो यहां जो अपना न्यूक्लियोटाइड है ये 3 चीजों से मिलकर बना है, फास्फेट, नाइट्रोजन क्षार, शुगर। और जो अपना न्यूक्लियोसाइड होता है ये बना होता है नाइट्रोजन क्षार और शर्करा यानी शुगर से।
मतलब इसमें फास्फेट नहीं पाया जाता। इतना क्लियर है। अब ये आप क्लियर कर लो कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो 3 चीज से मिलकर बना है, फास्फेट, नाइट्रोजन क्षार, शुगर। ठीक, ये जो अपना न्यूक्लियोसाइड होता है ये नाइट्रोजन क्षार और शर्करा से मिलकर बना होता है। मतलब इसमें क्या नहीं होता, फास्फेट नहीं होता। इतना तो आपका क्लियर है। अब ये जो नाइट्रोजन क्षार होता है, दोनों में अब नाइट्रोजन क्षार क्या होता है, मतलब आपके मन में क्वेश्चन बन गया कि फास्फेट ठीक है, शर्करा भी ठीक है, नाइट्रोजन क्षार क्या होता है। तो नाइट्रोजन क्षार जो है 2 से मिलकर बना होता है। किन से? एक तो है अपना प्यूरिन और एक है अपना पिरिमिडीन। प्यूरिन और पिरिमिडीन से मिलकर जो है वो बनता है क्या, नाइट्रोजन क्षार। अब यदि हम प्यूरिन की स्पेशली बात करें तो इसके अंदर 2 चीज पाई जाती है। कौन कौन सी? शॉर्ट में हम इनको बोलते हैं AG। ठीक है, ए मतलब होता है क्या, एडिनिन, और जी मतलब ग्वानिन। मतलब एडिनिन और ग्वानिन से मिलकर बना प्यूरिन, एक पार्ट कंप्लीट। फिर अपना जो पिरिमिडीन है ये 2 चीज से मिलकर बना होता है, जिसको शॉर्ट में COT लिखते हैं अपन, साइटोसिन और थाइमिन। इतना क्लियर है कि भैया साइटोसिन और थाइमिन से मिलकर बना पिरिमिडीन, एडिनिन और ग्वानिन से मिलकर बना प्यूरिन, और जब प्यूरिन और पिरिमिडीन को मिला देते हैं तो बन जाता है अपना नाइट्रोजन क्षार, मींस नाइट्रोजन बेस। इज दैट क्लियर? अब आगे, अब हमारा बन गया क्या, प्यूरिन और पिरिमिडीन से नाइट्रोजन क्षार। अब ये जो अपना हम इसे बोलते हैं तो AgCT हो गया, दोनों को मिला दो तो क्या होगा, AgCT हो गया, मतलब एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो इससे अपना जो है एक नाइट्रोजन क्षार का वो है अणु बन गया, है ना। और इनके संग ये 2 चीज मिला दी तो बन गया न्यूक्लियोटाइड। अबे ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड हो गए तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 श्रृंखला हो गई तो बन गया क्या, एक अणु DNA का। अब DNA का एक अणु बन गया है, इतना भी क्लियर है। तो DNA में जो नाइट्रोजन क्षार होता है उसमें तो होता है अपना AgCT, ठीक है। और जो अपना RNA होता है इसमें AgCT नहीं होता है, इसमें क्या होता है, AgCu। क्या होता है, AgCu। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ T है मतलब थाइमिन और यहाँ U है। यहाँ U को हम बोलते हैं यूरेसिन। क्या बोलते हैं, यूरेसिन। कई जगह आपको यूरेसिल भी लिखा जो है आ सकता है, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट हो गया क्या, न्यूक्लिक अम्ल का सामान्य परिचय। हमने ये समझ लिया कि 2 टाइप होते हैं, DNA और RNA, और एक समझ लिया हमने न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। अब हमारा जो है इतना बिल्कुल कंप्लीट है। अब हम जो है अलग अलग पढ़ेंगे, क्या, DNA को अलग पढ़ेंगे और RNA को अलग पढ़ेंगे। जो DNA होता है ये पहले कुछ गड़बड़ था, मतलब पहले ज्यादा हमको समझने में समस्या आती थी, लेकिन सन 1953 में जो है वाटसन और क्रिक नाम के 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है DNA का एक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं जो दिया था, ठीक है, मॉडल दिया था मतलब। तो उस मॉडल को उन्हीं के नाम से बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसे, DNA का वाटसन क्रिक मॉडल। मैं आपके लिए एकदम क्लियर कर देता हूं, नो कंफ्यूजन। रमन आप पे बिल्कुल आपको सब कुछ इजीली समझ में आएगा कि जो DNA होता है उसका जो है मॉडल दिया था किसने, वाटसन एंड क्रिक ने। कब दिया था, 1953 में मॉडल दे दिया DNA का। इन दोनों वैज्ञानिकों के नाम से DNA के मॉडल को बोलते हैं वाटसन एवं क्रिक का जो है DNA मॉडल, ऐसा उसका नाम है। ये मॉडल इन्हें बनाया 1953 में, और इसी मॉडल के लिए इन्हें जो है 1962 में नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। तो अब हम पढ़ते हैं DNA का स्ट्रक्चर, मतलब DNA जो है कैसा होता है ये हम पढ़ेंगे। अब हमने ये तो देख लिया कि हम अब ये अपना जो है ना ये है DNA की संरचना, ठीक है।
जो डीएनए की संरचना, उसका नाम हमने आपको पहले बता दिया था, क्या जो है इसका पूरा नाम है, ऐसा आपको प्रश्न आ सकता है कि डीएनए के वाटसन क्रिक मॉडल को समझाइए। आपको ऐसा एक प्रश्न आ सकता है कि डीएनए के वाटसन क्रिक मॉडल को समझाइए, और बेसिकली ये जनरल नॉलेज के लिए भी जो है काफी अच्छा है। तो ये अपना डीएनए है। मैंने आपको बता दिया था कि जो अपना डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स होता है। तो आपने देख लिया, एक हेलिक्स अपना ये है और एक अपना ये है, मतलब डबल हेलिक्स हो गया अपना। अब ये जो एक अपना हेलिक्स है, ये वाला एक सूत्र, ये कितना है, इतने से लेकर इतना, और ये जो दूसरा है ये इतने से लेकर इतना, मतलब ये दो सूत्र हो गए। ठीक है, ये बीच में जो है बराबर के निशान नहीं है भाई साहब, ये अपने बॉन्ड, ठीक है, वो आपको अभी थोड़ी देर से समझ में आएंगे। तो ये एक सूत्र, ये दूसरा सूत्र, हमने इधर द्विसूत्री देख लिया। अब जो डीएनए का वाटसन क्रिक जो मॉडल है, उसको समझने के लिए हमको जो है कुछ बिंदु बोल लो या पॉइंट्स बोल लो, उन्हें समझना पड़ेगा। इतना क्लियर है। अब ये अपना डीएनए का संरचना है। डीएनए का संरचना में जो है पहली पंक्ति तो हम ये लिखेंगे कि जो डीएनए होता है डबल हेलिक्स होता है। आपको दिख रहा है यहाँ ये डबल हेलिक्स है ये, ठीक है। ये डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, हमने वहां पढ़ लिया है कि जो AGCT, मतलब ये जो है ये अपने सारे क्या है, ये अपने सारे ये दोनों ये क्या है, ये नाइट्रोजन क्षार है, ठीक है। ये और ये अपनी शुगर है, मतलब शर्करा, और ये अपना क्या है, फास्फेट। ये हम पहले जो है मैंने वीडियो पोस्ट किया था, उसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। अब जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, ये दो हेलिक्स है ना, तो ये दोनों हेलिक्स में जो नाइट्रोजन क्षार है, ये आपस में ये जिन बॉन्ड के संग जुड़े होते हैं, ये तो है अपने सारे क्या, हाइड्रोजन बंध। कौन से बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम ऐसा लिखेंगे कि नाइट्रोजन, डीएनए की संरचना में नाइट्रोजन क्षार आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं, और ये जो अपना शुगर और नाइट्रोजन क्षार है, ये अपने जुड़े होते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े हैं। और शुगर जो है अपनी फास्फेट से जुड़ी हुई है, किस बॉन्ड के साथ, तो ये अपनी जुड़ी है फास्फोडाइएस्टर। कौन से बॉन्ड के साथ, फास्फोडाइएस्टर। मतलब तीनों के जो है अपने बॉन्ड क्लियर हो गए। भाई डबल हेलिक्स होता है, जो नाइट्रोजन क्षार है वो आपस में हाइड्रोजन बंध से, और शुगर जो है वो नाइट्रोजन क्षार से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, और फास्फेट जो है वो शुगर से फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। अब आपका इतना क्लियर हो गया। आगे, अब ये हमारी जो डीएनए की संरचना में डबल हेलिक्स है। अब इसका जो एक अणु है, मतलब ये डीएनए के बहुत सारे अणुओं की जो श्रृंखला है, अब इसमें एक अणु अपना है यहां से यहां तक का, ये अपना पूरा एक अणु है। अब ये जो अपना एक अणु है, इसमें इस पूरे की लंबाई जो है वो है अपनी 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 34 एंगस्ट्रॉम तो इसकी लंबाई हो गई, लेकिन एक अणु के अंदर 10 जो है न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो पाए जाते हैं, अब ये 10 है, अब पूरे की लंबाई है 34 एंगस्ट्रॉम, अब इसके अंदर 10 है। हम क्लियर आपको समझाएं तो इसके बटे में यदि हम 10 रख दे तो क्या आएगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम। मतलब सिंपल ये भी लिख सकते हैं कि इसके अंदर जो 10 अणु होते हैं, उन अणुओं के बीच की आपस में जो दूरी होती है वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब इसकी ये जो अपना अपना जो डीएनए है, इसके एक अणु का जो व्यास होता है, व्यास मतलब ये वाली जो दूरी है वो होती है 20 एंगस्ट्रॉम। कितनी, 20 एंगस्ट्रॉम। तो अपना अगला पॉइंट्स भी जो है क्लियर होते जा रहे हैं, आप इसको नोट कीजिए। मैं शायद अलग से ना बता पाऊं, बट ये हमारी जो डीएनए का स्ट्रक्चर चल रहा है, काफी सारे पॉइंट्स हो गए हैं। इसके बाद जो है हम
इसके बारे में आगे पढ़े तो जो डीएनए होता है जो है अब आगे जो है अपना ये जो दोनों अपनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो श्रृंखलाएं जा रही है इसका जो एक सिरा होता है, मतलब मान लो इधर वाले सिरे की बात करें तो इसको हम कहते हैं 3 प्राइम सिरा, और जो दूसरा सिरा होता है ये वाला इसे हम बोलते हैं 5 प्राइम सिरा। इतना क्लियर है अब कि इसके जो है दो समांतर जो इसकी जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है वो प्रति समांतर चलती है, और एक सिरे को बोलते हैं 3 प्राइम सिरा, दूसरे को बोलते हैं 5 प्राइम सिरा। तो ये अपना जो है ये पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर था। इसमें जो है हमने काफी सारी बातें पढ़ी, आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब अपना ये तो क्लियर हो गया क्या, डीएनए। अब डीएनए क्लियर होने के बाद दूसरा अपना था वो क्या था, आरएनए। इधर मैं लिख देता हूं, आपको कंफ्यूजन होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये जो डीएनए है ये थोड़ा ज्यादा बड़ा है इसलिए हमने समझा। आरएनए को हम शॉर्टली समझाते हैं कि जो डीएनए है उसमें पढ़ा हमने डबल हेलिक्स है, तो ये डबल हेलिक्स था। जो आरएनए होता है वो सिंगल हेलिक्स होता है, सिंगल हेलिक्स है। और आरएनए का पूरा नाम आपको पता ही है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और आपको ये भी पता है कि जो ये भी जो है ये बना होता है, जैसे अपना डीएनए बना होता है AGCT, मतलब एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये तो बना होता है क्या, डीएनए। आरएनए की बात करें तो अपना आरएनए जो है वो AGCU से बना होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिन। इतना क्लियर है। अब हम आपको यहाँ एक चीज बताना भूल गए, तो वो मैं आपको बताता हूं, दोनों में काम आएगा। आरएनए में नहीं आएगा, डीएनए में आएगा। कि जो एडेनिन है वो हमेशा थाइमिन से ही जुड़ेगी, मतलब एडेनिन जो है वो अपने ग्वानिन और साइटोसिन से कभी नहीं जुड़ेगी। ये एडेनिन हमेशा थाइमिन से, थाइमिन हमेशा एडेनिन से जुड़ेगा डबल बॉन्ड के साथ। हमने यहां बनाया है जो एडेनिन है वो थाइमिन से डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, और जो ग्वानिन है वो हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। ग्वानिन साइटोसिन, साइटोसिन ग्वानिन, ये किसी इन दोनों के साथ नहीं जुड़ेगा। एडेनिन हमेशा थाइमिन से, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से, ट्रिपल बॉन्ड के साथ। कितने बॉन्ड के साथ, ट्रिपल बॉन्ड के साथ। इतना क्लियर है। यहां पर सेम यही है बट थोड़ा अंतर है। यहां एडेनिन जो है यूरेसिन से जुड़ जाएगा और ग्वानिन साइटोसिन से। ठीक है। जो अपना आरएनए है वो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से, तो पहला तो है mRNA। mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या होता है, तो सूचना को पहुंचाता है। दूसरा है अपना टीआरएनए। टीआरएनए क्या होता है, तो ट्रांसफर आरएनए, स्थानांतरित होने वाला। और एक होता है हमारा आरआरएनए। आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। ठीक है। तो अपना आरएनए जो है वो 3 प्रकार का होता है। और भाई दूसरी ओर यदि हम ये डीएनए को पूरे को देखें तो डीएनए केवल एक ही प्रकार का होता है। जो अपना आरएनए हो उसका मेन काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है। मतलब इसका जो मेन वर्क है वो है प्रोटीन संश्लेषण का। और अपना जो डीएनए होता है इसका मेन काम है क्या, तो आनुवांशिक जो गुण होते हैं, जो लक्षण होते हैं, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का। तो ये अपना क्लियर हो गया क्या, डीएनए और आरएनए। अब थोड़ा सा और पार्ट बचा है, वो है अपना इन दोनों में जो है अंतर, डिफरेंस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th में देख लो या आप 11th में देख लो, आपको आएगा ही। आप कोचिंग या कहीं भी किसी भी संस्थान में जाते हो, आपका टीचर आपको 101% ये याद करवाएगा। तो इसमें यदि हम अंतर देखें तो सबसे पहले हम लिख लेंगे डीएनए आरएनए। लिख लिया। डीएनए का पूरा नाम लिख देंगे क्या है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का पूरा नाम लिख देंगे राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। जो अपना डीएनए होता है, मैं उसमें आपको बताना भूल गया, डीएनए में जो होती है शुगर होती है, वो कौन सी होती है, अपनी
पेंटोज शुगर या डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। अपना जो आरएनए होता है इसमें होती है राइबोज शुगर। जो अपना डीएनए होता है वो कहां पाया जाता है? मोस्टली जंतुओं का जो है ये अनुवांशिक पदार्थ होता है, और आरएनए जो होता है ये पादपों का और विषाणुओं का जो है अनुवांशिक पदार्थ होता है। जो अपना डीएनए होता है उसका अणुभार जो है उच्च होता है, मतलब थोड़ा ज्यादा होता है। आरएनए का जो अणुभार होता है वो कम होता है। इतना क्लियर है? अब हमने अभी पढ़ा था कि जो डीएनए होता है उसमें नाइट्रोजन क्षार के रूप में क्या पाया जाता है? AgCT। और आरएनए में नाइट्रोजन क्षार के रूप में क्या पाया जाता है? AgCU। इतना भी क्लियर है? अब जो अपना डीएनए होता है इसके एक एक कार्य भी लिख देते हैं हम। तो इसका मेन कार्य क्या है? तो डीएनए का मेन कार्य है अनुवांशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना। तो ये तो अपना हो गया डीएनए का। अब आरएनए का क्या है? तो आरएनए का काम है प्रोटीन संश्लेषण का। इतना भी क्लियर है? अब जो अपना डीएनए होता है वो बात कर ली हमने, ये एक प्रकार का होता है, और जो अपना आरएनए होता है ये अपने 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से 3 प्रकार का? तो एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। इतना भी क्लियर है? अब इसके बाद जो है अणुभार की बात हो गई, और अपने इनके पूरे नाम हो गए, शुगर की बात हो गई, नाइट्रोजन क्षार की बात हो गई। तो ये अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। क्या? न्यूक्लिक एसिड। हमने बात कर ली कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, 2 प्रकार का होता है, डीएनए, आरएनए, इनकी बात कर ली। इसके अंतर्गत ग्लाइकोसाइडिक और जो फास्फेट बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है वो भी बता दिया। तो हमारा इस प्रकार से जो है न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड के साथ ही न्यूक्लिक एसिड जो अपना पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।